जी नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अमिताभ सांडलिया स्वागत करता हूं दोस्तों आप सभी का इस अपने पीएनएसएस के सेशन में। तो दोस्तों, आज हम लोग का जो टॉपिक है वो है एफआईआर। सबसे पहले हमको ये समझना होगा कि एफआईआर होता क्या है। तो एफआईआर का फुल फॉर्म होता है फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट, जिसको हम लोग देसी भाषा बोलिए कि हिंदुस्तानी भाषा बोलिए कि हिंदी भाषा बोलिए, उसमें हम लोग उसको बोलते हैं प्रथम सूचना रिपोर्ट। मतलब यदि कोई अपराध होती है तो कोई भी व्यक्ति जो थाना जाता है, थाने के भार साधक अधिकारी को लिखित में यदि कोई सूचना देता है, उसे ही हम लोग प्रथम सूचना रिपोर्ट बोलते हैं। किसी भी कार्रवाई को यानी स्टार्ट करने के लिए प्रथम सूचना रिपोर्ट जो होती है, ये एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, क्योंकि प्रथम सूचना रिपोर्ट जब संज्ञेय अपराध पर आती है, उसके आधार पर ही कोर्ट में उसके बाद से वहाँ से कार्रवाई का वहाँ से प्रारंभ होती है। यानी प्रथम सूचना रिपोर्ट किसी भी कार्रवाई का प्रथम चरण माना जाता है। अब दोस्तों, इसे सीआरपीसी में 154 में रखा गया था, और हमारे बीएनएस में बीएनएसएस भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में इसे 173 में रखा गया है कि असंज्ञेय और संज्ञेय मामले में इत्तला। असंज्ञेय मामले में जब इत्तला होता है वो मजिस्ट्रेट के पास होता है, जिसको हम लोग परिवाद बोलते हैं, वो अगले वीडियो में हम लोग देख लेंगे। अभी हम लोग देखते हैं कि संज्ञेय मामले में इत्तला, उसी को हम लोग एफआईआर बोलते हैं। तो संज्ञेय अपराध किए जाने से संबंधित प्रत्येक इत्तला जो होती है थाने के भार साधक अधिकारी को दी जाएगी, और क्षेत्र पर विचार किए बगैर कि अपराध मान लिया जाए कि बनारस में हुआ है, कोई आदमी यदि गोरखपुर में जाके एफआईआर लिखवा रहा है तो वहाँ के पुलिस अधिकारी वो एफआईआर लिखने के लिए बाध्य होते हैं। वो एफआईआर लिखने से मना नहीं कर सकते हैं कि ये मेरी अधिकारिता में ऐसा घटना ही नहीं घटा है। तो यदि ऐसी सूचना कोई व्यक्ति ऐसी सूचना जाके थाने के भार साधक अधिकारी को देता है, तो यदि यह सूचना दो प्रकार से दी जाती है मुख्यतः, जो किसमें लिखा गया है, लेकिन सूचना 3 प्रकार से दी जाती है, लिखित, मौखिक और इलेक्ट्रॉनिक रूप से। लेकिन इसमें जो अपने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता है, इसमें जो लिखित है वो विवक्षित रूप से इसमें दिया गया है। लेकिन दोस्तों, इसमें है कि यदि सूचना मौखिक दी गई है, यदि कोई गया पढ़ा लिखा व्यक्ति नहीं है, थाने के भार साधक अधिकारी के पास गया, तो वह मौखिक यदि सूचना देता है तो उसके द्वारा जो सूचना दिया गया है तो वहाँ थाने के भार साधक अधिकारी उसे लेखबद्ध करेगा, और जो उसको सूचना दिया है उसको पढ़कर सुनाएगा। और ऐसे प्रत्येक इत्तला, चाहे वह लिखित में दी गई हो या पूर्वोक्त रूप से लेखबद्ध की गई हो, यानी लिखित में दी गई हो यानी पूर्वोक्त रूप से जो लेखबद्ध की गई हो, उसका मतलब है कि मौखिक रूप से दी गई हो या इलेक्ट्रॉनिक रूप से दी गई है, तो उस व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षरित किए जाएंगे। जो व्यक्ति ने एफआईआर लिखवाने जाते हैं उस व्यक्ति द्वारा उसको हस्ताक्षरित कर लिया जाता है। और यदि सूचना इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से दिया गया है तो उसे देने वाले व्यक्ति के द्वारा 3 दिन के अंदर आके हस्ताक्षरित करना पड़ता है, तब वह जाके एफआईआर का रूप धारण करती है। यदि 3 दिन के अंदर यदि आके सूचना देने वाला व्यक्ति उसमें हस्ताक्षरित नहीं करता, उसकी पुष्टि नहीं करती है, तो वो जाके एफआईआर की श्रेणी में नहीं आएगा। तो इसी तरह दोस्तों इसको बांटा गया है। अब इसमें जो होता है दोस्तों कि इसमें एफआईआर जो होता है इसमें कुछ, और वहीं दोस्तों इसका जब हम उपधारा 2 देखते हैं तो उसमें लिखा गया है कि ऐसी इत्तला की प्रति इत्तला देने वाले को तत्काल निःशुल्क प्रदान की जाएगी। यानी कोई भी व्यक्ति जब इत्तला देने के लिए जाता है तो वहाँ पर पुलिस अधिकारी जो इत्तला उसका वो जो सूचना दिया, कुछ अपराध के बारे में बताया, पुलिस अधिकारी उसको जब लिखता है तो उसको उसका फोटोकॉपी दे कि या उसके द्वारा कुछ भी उसी प्रारूप में दे, तो वो उसको पुलिस अधिकारी को निःशुल्क देना है। यहाँ पर आप उससे पैसा नहीं ले सकते हैं, आपको वहाँ पे उसको निःशुल्क प्रदान करना है। और दोस्तों इसमें उपधारा 3 में बताया गया धारा 175 में अंतर्विष्ट उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना ऐसे किसी संज्ञेय अपराध को करने से संबंधित इत्तिला की प्राप्ति जिसमें 3 वर्ष या उससे अधिक का दंड है, किंतु 7 वर्ष से अधिक का नहीं है, तो थाने का भार साधक अधिकारी, जिसमें जो अपराध में गए एफआईआर करवाने, थाने के भार साधक अधिकारी को मालूम चल गया कि ये अपराध की प्रकृति ये है और इसमें दंड की प्रकृति लगभग इतनी होगी, 3 वर्ष से 7 वर्ष के बीच में होगी, तो वहाँ पर जो होते हैं पुलिस अधिकारी, उसका वह कर्तव्य होता है कि वह सुनिश्चित करने के लिए क्या 14 दिन की अवधि के भीतर मामले में कार्रवाई करने के लिए प्रथम दृष्टया विद्यमान प्रारंभिक जांच संचालित करने के लिए, और दूसरा अन्वेषण की कार्रवाई करने के लिए जब प्रथम दृष्टया मामला विद्यमान है, ऐसी रैंक के अधिकारी जो पुलिस उप अधीक्षक की पंक्ति के नीचे का ना हो कि पूर्व अनुमति से ऐसे अपराध के प्रकृति और गंभीरता पर
विचार कर सकेगा, यानी पुलिस अधीक्षक जो उप अधीक्षक जो होते हैं उनकी अनुमति से ही ऐसे अपराध जिसकी जो 3 वर्ष से 7 वर्ष के बीच में है, तो पुलिस उप अधीक्षक की अनुमति के बगैर वो एफआईआर नहीं लिखी जा सकती है। और इसी का हम दोस्तों चौथा यदि हम, और जहां धारा 175 में अंतर्विष्ट उपबंध जो है, इसको मैं दोस्तों जब अगला वीडियो बताऊंगा तो उसमें आपको बता दूंगा कि धारा 175 में क्या क्या अंतर्विष्ट उपबंध है। और वहीं दोस्तों इसकी उपधारा हम 4 की बात करें कि कोई व्यक्ति जो पुलिस थाने के भारसाधक अधिकारी को उपधारा 1 में निर्दिष्ट इत्तिला को अभिलिखित करने से इनकार करने से व्यथित है, यानी उपधारा 1 में जब वह कोई व्यक्ति, उपधारा 1 में जो आपको हम बताए थे कि कोई भी व्यक्ति मौखिक रूप से या इलेक्ट्रॉनिक सूचना के माध्यम से थाने के भारसाधक अधिकारी को यदि सूचना देने जाता है और वह सूचना लिखने से मना कर देता है, कि बोलता है कि हम सूचना नहीं लिखेंगे कोई कारण से, या फिर किसी भावना से ग्रसित होकर बोलता है कि हम सूचना नहीं लिखेंगे, तो वो व्यक्ति का अधिकार है कि वो डायरेक्ट वहाँ से उस अपने क्षेत्र के जो पुलिस अधीक्षक है, यानी पुलिस अधीक्षक को छोड़िए, उस रैंक जो हमको मना किया है, जो अधिकारी हमको मना किया, उससे ही ऊपर रैंक के अधिकारी के पास हमको जाना है, उसी को हम वरिष्ठ पुलिस अधिकारी बोलेंगे, जो उससे बड़ा है उसके पास हमको जाना है और इसकी सूचना देना है। यदि वहाँ पे पुलिस वरिष्ठ अधिकारी इस पर कार्रवाई करता है तो तब तो ठीक है, हमको क्या है, हमको तो कहीं से कार्रवाई से मतलब है। यदि वहाँ कार्रवाई नहीं करता है तो हमको वहाँ से तत्काल हमको मजिस्ट्रेट साहब के पास जाना है और इसकी सूचना देना है कि नहीं पुलिस कार्रवाई किया और नहीं पे मतलब कि पुलिस वरिष्ठ पुलिस अधिकारी किया है। तो आप फिर जानते हैं मजिस्ट्रेट के पास जब पुलिस अधिकारी और वरिष्ठ पुलिस अधिकारी के मामले में ऐसी शिकायत जाएगा तो फिर वही होगा कि तेरा बाप का, भाई का, सबका बदला लेगा रे तेरा फैजल। तो वही हुआ कि पुलिस अधिकारी का, वरिष्ठ पुलिस अधिकारी का सबका बदला लेगा रे तेरा मजिस्ट्रेट साहब। तो आपको वहाँ से न्याय जरूर मिलेगा। चलो चलो उसके बाद उस पुलिस अधिकारी तो कार्रवाई होगी ही होगी, साथ में आपको मजिस्ट्रेट साहब वहाँ से अन्वेषण के लिए कह सकते हैं, या उसका संक्षिप्त जांच के लिए आगे कह सकते हैं, या फिर किसी दूसरे थाने के भारसाधक अधिकारी को भी उसकी पैरवी करने के लिए या केस में अन्वेषण करने के लिए कह सकते हैं, जो कि और उसको उसी थाने के भारसाधक अधिकारी की सभी शक्तियां प्राप्त होगी, जो कि अन्वेषण के दौरान उस थाने के स्थानीय भारसाधक अधिकारी को वो शक्ति प्राप्त होती है। ये शक्ति कौन देता है? तो ये शक्ति मजिस्ट्रेट साहब देता है। तो दोस्तों अब एफआईआर तो यहाँ तक संज्ञेय मामले में एफआईआर करने के लिए तो 173 में यही मुख्य 4 उपधारा थी जिसको हम लोग पढ़ लिए हैं। तो इसमें कुछ लीडिंग केस है जिसको कि हमको तो इम्पोर्टेंट केस है, केस के बिना तो कोई काम नहीं चलेगा, पति के बिना पत्नी क्या, पत्नी के बिना पति क्या। तो इसी कारण लॉ के बिना केस नहीं, केस के बिना लॉ नहीं। तो इसी कारण दोस्तों इसमें तो 3 केस है जो कि इम्पोर्टेंट है। आप यदि लिखना चाहते हैं तो इसको लिख भी ले। एक है अरनेश कुमार बनाम बिहार राज्य, एक है ललिता कुमारी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य। ये तो लीडिंग केस है, और ललिता कुमारी वाला तो भूलना ही नहीं है। ललिता ललिता आप तो भूलिएगा नहीं, 2-3 बार नाम बोल दिए हैं। तो दोस्तों ललिता कुमारी का केस में कुछ जजमेंट जो कि हमारी सुप्रीम कोर्ट ने एफआईआर के मामले में दिया है, जो दोस्तों इस पे एफआईआर पे जो केस है उसका नाम है, पहला तो ललिता कुमारी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और एक अरनेश कुमार बनाम बिहार राज्य। एफआईआर पे और बहुत सारे केस हैं, लेकिन ये 2 लीडिंग केस है जो इम्पोर्टेंट है। आपको एग्जाम में यदि ये नहीं लिखिएगा तो आपको कोई नंबर ही नहीं मिलेगा, यानी कुछ नंबर दे देगा, 2 नंबर 3 नंबर 14 नंबर में कहीं केस जरूरी होता है। तो ललिता कुमारी में दोस्तों इसका जो फैक्ट था, कुछ कुल तथ्य इसमें कुल मिलाकर इसमें यही बात था कि ललिता कुमारी एक नाबालिग लड़की थी जिसका अपहरण कर लिया गया था। तो उससे व्यथित होकर उसके पिता ने जाके वहाँ पे थाने के अपने अधिकारिता वाले थाने में गया वहाँ पर कंप्लेन लिखवाने के लिए, लेकिन वहाँ का भारसाधक अधिकारी उसकी कंप्लेन लिखने से मना कर दिया। तो उससे व्यथित होकर वह वरिष्ठ पुलिस अधिकारी के पास गया। तो वरिष्ठ पुलिस अधिकारी के पास जब वो गया तो उसका कंप्लेन तो लिख लिया, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं किया। तो बेचारा व्यथित होकर, परेशान होकर आर्टिकल 32 के तहत वो डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट चला गया, रीट याचिका के डायरेक्ट गया कि साहब मेरा तो फंडामेंटल राइट का वायलेशन हो गया। क्योंकि सही बात है, एफआईआर दर्ज करना, सुनवाई का अधिकार तो फंडामेंटल राइट है। तो उसका फंडामेंटल राइट का वायलेशन हुआ तो सुप्रीम कोर्ट गया। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में कुछ दिशा निर्देश दिए जो कि बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। ये हम छात्रों के लिए नहीं, ये सभी आम जनमानस के लिए भी ये बहुत बहुत ज़रूरी चीज़ है कि पहला बात है कि किसी भी मामला में
पहली बात है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एफआईआर लिखना कंपलसरी है। आप एफआईआर लिखने से कोई भी थाने का भार साधक अधिकारी नहीं मना कर सकता है, भले वो बाद में उस एफआईआर में कोई जान प्राण ना हो, उसे उसको फिर उसमें एफआर लगा दे, लेकिन उस समय उसको एफआईआर लिखना पड़ेगा। और उसके बाद दूसरा है कि यदि कोई चिकित्सा संबंधी है, कोई ऐसे कुछ अपराध होते हैं, उसमें है कि पहले आपको संक्षिप्त अन्वेषण करना है, उसके बाद उसमें आपको जाके ये लिख लेना है, एफआईआर दर्ज करना है। इसमें ऐसे कुछ गाइडलाइन दिए गए थे। इसके बाद एक केस है जो दोस्तों ये भी लीडिंग केस है, जिसका नाम है अरनीश कुमार बनाम बिहार राज्य। इसमें मुख्यतः ये तो दोस्तों गिरफ्तारी से केस है, लेकिन इसको आप एफआईआर में लिखना भी पड़ेगा, क्योंकि इसमें बताया गया है कि कोई भी जो अपराध है जो कि 7 वर्ष से कम का है, उसमें आप किसी व्यक्ति को आप गिरफ्तार कर ही नहीं सकते हैं। लेकिन गिरफ्तार करने का उसमें परिस्थिति दिया गया है कि यदि आप 7 साल से कम वाले को गिरफ्तार करते हैं तो उसमें कुछ परिस्थिति है कि जैसे कि उसको कि गवाह को धमकाएगा, वह विदेश भाग जाएगा, साक्ष्य को हटाएगा, इसी तरह का कुछ है, कुछ करेगा, ऐसा कुछ कार्य जिससे कि न्याय प्रणाली में स्थिरता आ जाए, तो ऐसे परिस्थिति पे वो गिरफ्तार कर सकता है, अन्यथा गिरफ्तार नहीं कर सकता है। आशा करते हैं दोस्तों कि एफआईआर जो कि हम आपको जो समझाने का कोशिश किए, आपके साथ मैं भी पढ़ने का कोशिश किया, आपके साथ मैं भी रटने का कोशिश किया, आपके साथ मैं भी याद करने का कोशिश किया हूँ। शायद मेरी ये पहल आप तक पहुँचाने में मैं सफल रहा हूँ। मिलते हैं दोस्तों हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।